हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। मार्च का पहला सप्ताह में आप लोगों का एग्जाम होगा। मॉडल क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है साइट पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2023-24 का क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम रूटीन भी आने वाला है। एग्जाम रूटीन आएगा तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जेक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इस बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, वायरल क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप वीडियो को देखें और आपका एग्जाम अच्छा से जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों से हर एक सब्जेक्ट में 50-50 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और OMR सीट पर एग्जाम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग साइंस का यानी कि विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल क्वेश्चन 2024 का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चन। तो देखिए, सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है उत्तक, चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो उसे उत्तक कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा केचुआ, तीसरा अमीबा, चौथा तितली। तो चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताइए 2 नंबर का, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी है, केचुआ है, अमीबा है, तितली है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा क्या सही आंसर होगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और वीडियो के लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि जेक जो मॉडल क्वेश्चन निकाला है उसमें ऑलरेडी आपको पहले से कितना आंसर पता था। ठीक है, यही है मॉडल क्वेश्चन। तो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको पहले से पता था। देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा उत्तक, चौथा कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका। सजीव की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन सी है? निम्न में से अधातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अधातु ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। इनमें से सभी अधातु है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 5 नंबर की ओर। निम्न में धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निम्न में धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है पटाखों में, दूसरा उर्वरक में, तीसरा खाना बनाने के बर्तन में, चौथा सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी में। पटाखों में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है, उर्वरक में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए खाना बनाने के बर्तन में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी नंबर, ग्रेफाइट। पेंसिल विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल का जो ब्लैक पार्ट रहता है, ग्रेफाइट, उसी को बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। सजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नमक का, दूसरा खाद्य तेल का, तीसरा चीनी का, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें सभी। सजीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी उपयोग किया जाता है और चीनी का भी उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन, तीसरा ऑप्शन है राइजोपस, चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राइजोबियम। लेग्यूम पौधे की जड़ों में राइबोजियम उपस्थित होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। भिंडी की पीत किस
सूक्ष्मजीव में होता है? देखिए भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव में होता है? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा शैवाल, चौथा विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा विषाणु। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा विद्युत लेपन, चौथा चालकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा विद्युत लेपन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा नल का पानी, तीसरा सिरका, चौथा आसुत जल। तो विद्युत का कुचालक आसुत जल होता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है धातुओं के निष्कर्षण में, दूसरा ऑप्शन है धातुओं के शुद्धिकरण में, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और चौथा सभी। तो इसका देखिए विद्युत अपघटन का उपयोग विद्युत के निष्कर्षण में भी किया जाता है, शुद्धिकरण में भी किया जाता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर अगर ऑप्शन में कहीं पर रहेगा कि इनमें से सभी, तो वो ऑप्शन इनमें से सभी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, सही आंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है? पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है कायांतरण, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन, चौथा ऑप्शन है गर्भधारण। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा मुकुलन अलैंगिक विधि है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा स्टारफिश में, तीसरा मेंढक में, चौथा सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सभी में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में भी बाह्य निषेचन होता है, मछली में भी बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश में भी बाह्य निषेचन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा युग्मनज, तीसरा गर्भ, चौथा क्लोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, फिर गर्भधारण भी होता है, लेकिन जो मेन निषेचन के परिणाम स्वरूप वो है वो युग्मनज बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 16 नंबर की ओर, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? पहला ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा घर्षण बल और चौथा गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा घर्षण बल। घर्षण बल लगता है दो सतहों के संपर्क होने से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर की ओर, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आयतन, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दाब। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो मैं आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा उसे भी देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पहला ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर विद्युत बल, चौथा गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पेशीय बल। संपर्कित बल, संपर्क करेंगे हम लोग तब तो पेशीय बल लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है ऊष्मा, दूसरा प्रकाश, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दोनों। ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा लकड़ी, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है,
किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है दहनशील पदार्थ, दूसरा ज्वलन ताप, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को दहन के लिए दहनशील पदार्थ तो चाहिए, आग पकड़ने के लिए कोई चीज़ में तो आग लगना चाहिए, दहनशील पदार्थ चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए, साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से सभी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जनन परिपक्वता आती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर की ओर। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? अब आप लोग बताइए कि क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? किस हार्मोन के कारण चिंता, क्रोध और उत्तेजना आता है? पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा एड्रेनेलिन, तीसरा टेस्टोस्टेरोन, चौथा एस्ट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा एड्रीनेलिन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एड्रीनेलिन। किनको किनको ज़्यादा गुस्सा आता है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का ये एड्रीनेलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो एड्रीनेलिन को कंट्रोल में रखिए, गुस्सा कम होगा। देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है माता, दूसरा पिता, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पिता। पिता के पास XY रहता है और माता के पास XX रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर XY और माता के पास XX। तो पिता का अगर X वाला क्रोमोजोम आ गया तो लड़की और Y वाला आ गया तो लड़का, सिंपल। इसलिए पिता जिम्मेदार है कि संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही तो परावर्तन कोण होगा। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री, चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पर 30 डिग्री आपतन है तो परावर्तन भी 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा धुंधला, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 27 नंबर। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं होने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको पेरिस्कोप बोलते हैं या क्लाइडोस्कोप बोलते हैं या विक्षेपण कहते हैं या दूरबीन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? काटी गई फसल से बीजों और दानों को अलग करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा सोआई, तीसरा कटाई और चौथा थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में पुआल और धान अलग अलग हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 12% से कम, दूसरा ऑप्शन है 22% से कम, तीसरा ऑप्शन है 14% से कम और चौथा ऑप्शन है 24% से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 14% से कम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। 14% से कम पानी होना चाहिए अनाज भंडारण के लिए, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर। किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केंचुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? चलिए मजेदार क्वेश्चन है, बताना है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है।
5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस, 25000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर की ओर। निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, ध्रुव तारा ये तो तारा हो गया, सूर्य ये तो सूर्य हो गया, उपग्रह तो है नहीं, आर्यभट्ट तो ये तो प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति और चौथा मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे अधिक है और सबसे विशाल भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर की ओर। घर्षण हमेशा हानिकारक है, या दूसरा ऑप्शन है लाभदायक है, या तीसरा ऑप्शन है आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, चौथा आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आरोपित बल का विरोध करती है। आरोपित बल का विरोध करती है घर्षण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठ की प्रकृति पर, दूसरा वस्तु के भार पर, तीसरा दोनों और चौथा किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दोनों पर। पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और वस्तु का भार पर भी निर्भर करेगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की ओर। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? घर्षण बढ़ने या बढ़ाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है स्नेहक द्वारा, दूसरा बाल बेयरिंग द्वारा, तीसरा सतह रुखड़ा कर और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सतह को अगर हम लोग रुखड़ा कर देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। घर्षण कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग ग्रीस या बॉल वायरिंग करते हैं, लेकिन घर्षण बढ़ाने के लिए रुखड़ा कर देंगे, सतह को रुखड़ा कर देंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर, 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? पहला ऑप्शन है नाइलॉन, दूसरा सूती, तीसरा रेशमी, चौथा ऊन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नाइलॉन एक संश्लेषित रेशा है जो कि बहुत ही मजबूत रहता है और पैराशूट में इसका यूज किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर। निम्न में कौन 4R में नहीं है? निम्न में कौन 4R में नहीं है? पहला ऑप्शन है रिड्यूस, दूसरा ऑप्शन है रीयूज, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकल और चौथा ऑप्शन है रिमूव। तो 4R में रिमूव नहीं आता है, रिसाइकल आता है, रीयूज आता है, रिड्यूज भी आता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर की ओर। इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? इनमें से कौन पिघल तो जाती है लेकिन जलती नहीं है? पहला ऑप्शन है रेयन, दूसरा पॉलिएस्टर, तीसरा नायलॉन और चौथा जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नायलॉन। नायलॉन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा मीटर, तीसरा सेकंड, चौथा पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर की ओर। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा आवर्तकाल, तीसरा आयाम, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आवर्तकाल। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर समय का बात हो रहा है तो यहाँ पर काल, ठीक है, इसको याद करने का तरीका है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 42 नंबर। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है। पहला ऑप्शन है केवल ठोसों में, दूसरा केवल द्रव में, तीसरा केवल वायु या गैस में, चौथा ठोस, द्रव, गैस सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि संचरित हो सकती है ठोस, द्रव और गैस सभी में। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी
आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भूसंपर्कन, दूसरा तड़ित, तीसरा प्रतिकर्षण, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए भूसंपर्कन। भूसंपर्कन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर की ओर। भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ द्वारा, दूसरा वोल्टमीटर पर, तीसरा आमीटर पर और चौथा गैल्वेनोमीटर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिस्मोग्राफ द्वारा या भूकंप लेखी से भी हम लोग माप सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 45 नंबर। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश, एक माइनस और एक प्लस। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 46 नंबर की ओर। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा ऑप्शन है एरोसोल, तीसरा ऑप्शन है वाष्प, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एरोसोल। एरोसोल वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को एरोसोल कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 47 नंबर की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 78%, दूसरा 21%, तीसरा 0.3% और चौथा 0.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑक्सीजन 21% है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अब ऑक्सीजन तो 21% हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिए। देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का अस्थायी हल जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होना चाहिए। पहला है मरुस्थलीकरण, दूसरा जंतु संरक्षण, तीसरा पुनर्वनरोपण और चौथा पुनः चक्रण। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल है ऑप्शन नंबर तीसरा, पुनर्वनरोपण। दोबारा वन लगाएंगे तो खुद वो ठीक हो जाएगा, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर। काला सोना किसे कहते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्लास 8 में पूछा जा चुका है। काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना काफ़ी लोग कोयला को सही करते हैं, लेकिन कोयला गलत है आंसर इसका। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा सही आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है कोयला को, दूसरा लोहा को, तीसरा पेट्रोलियम को, चौथा चुंबक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 50 नंबर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा हवा, तीसरा सूर्य प्रकाश, चौथा कपड़ा। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है कपड़ा, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पर आज हम लोग 2024 का क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन साइंस का मॉडल क्वेश्चन हमने पूरा आंसर बता दिया। सभी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, उससे जाकर देख लीजिएगा। और वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड करूंगा उसे भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।